नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्या। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीवान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हत्यारा और हत्या के मकसद का पता नहीं चल पाया है। बीजेपी ने सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर सवाल उठाए हैं। रंजन साहब जो आरजेडी के गलत कार्रवाई को दर्शाते थे अपने अखबारों के माध्यम से, खास करके शहाबुद्दीन जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी गतिविधियों को उसके पश्चात ऐसा हुआ है। एक जो अंदेशा भी है, जो अभी तक सूत्रों से स्पष्ट हुआ है, उसके आधार पर 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 लोगों को इस कांड में पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। 45 साल के पत्रकार राजदेव रंजन एक हिंदी अखबार में सीवान ब्यूरो चीफ थे। राजदेव रंजन सीवान के अपराधी और दबंगों के खिलाफ लंबे समय से लिख रहे थे। राजदेव रंजन को कई बार धमकी मिल चुकी थी, कई बार उनसे बदसलूकी भी हुई थी। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों से कई बार राजदेव का विवाद हो चुका था। राजदेव रंजन की हत्या उनकी शादी की सालगिरह से ठीक 1 दिन पहले की गई है। बिहार के सीवान में पत्रकार की हत्या के मामले में विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा है, लेकिन झारखंड में पत्रकार की हत्या को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठे हैं। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को बीजेपी ने महाजंगल राज बताया है। और आज महागठबंधन क्या हुआ, महागठबंधन में महाजंगल राज स्थापित हो गया है। और हमारी सरकार जो भी इस हत्या में अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। झारखंड के चतरा में टीवी पत्रकार इंद्रदेव यादव और अखिलेश प्रताप की हत्या पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। सबकी बोलती बंद है। भाजपा के लोगों का सुनाया कि डीसी एसपी देखने भी नहीं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 1 मई को नालंदा के एक कारोबारी के बेटे को अगवा किया गया था। 3 दिन बाद उसकी लाश जहानाबाद में मिली। 9 अप्रैल को आरा में आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन की छेड़खानी के बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। 3 दिन बाद मौत हो गई। 12 फरवरी को आरा में बीजेपी उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 फरवरी को पटना में एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह को AK-47 से फायरिंग कर हत्या कर दी गई। 26 दिसंबर को बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने की वजह से दरभंगा में 2 इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार और झारखंड में पत्रकारों की हत्या पर सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि स्वतंत्र जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। बिहार के बक्सर में देर रात कुछ बदमाशों ने एक ट्रेन में घुसकर 2 आरपीएफ जवानों को गोली मार दी। 1 जवान की मौत हो गई। वारदात यूपी के मुगलसराय और बिहार में बक्सर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में हुई। जैसे ही ट्रेन पवनी कमरपुर हॉल्ट से चली, उसमें सवार करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया और सिपाहियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 1 जवान ने मौके पर दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत गंभीर है। बदमाश जवानों की इंसास राइफल भी छीनकर भाग गए। तार गोली मारना शुरू किए। उसके बाद राइफल छीनना शुरू करे। हमारा हाथ में दाहिने गोली लगी, एक हाथ से हम कुछ नहीं कर पाए, ठेल दिए, हम गिर गए। अभी तो जस्ट हम आ ही रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात होने के बाद पता चलेगा। वारदात में जान गंवाने वाले सिपाही का नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह और नंदलाल यादव यूपी में मुगलसराय जीआरपी में तैनात हैं। दोनों जवानों की ड्यूटी मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन नंबर 63,240 में थी। बिहार में पूर्णिया के रंगपुरा दक्षिण गांव में 10 साल की बच्ची से रेप की वारदात भी हुई। आरोपी सरपंच का बेटा वारदात के बाद से फरार है। गया में छात्र की हत्या के आरोपी रॉकी यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट से भी रॉकी का झूठ पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी ने दावा किया था कि वो आदित्य की हत्या के दिन दिल्ली में था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने हत्या की बात मान ली है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी उसके खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकी की बेटा पिस्तौल से ही आदित्य को गोली मारी गई थी। He was arrested with all prima facie evidences. He could not deny anything and he had mentioned to the SSP earlier also. आईजी नेयर हसनैन खान ने पीड़ित छात्र आदित्य सचदेवा के घर जाकर उनके माता पिता को इंसाफ का भरोसा दिया। रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी अभी भी फरार है। 7 मई को 19 साल के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोप है कि जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने कार को ओवरटेक करने की वजह से आदित्य की हत्या की। वारदात के 2 दिन बाद रॉकी को उसके पिता की फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया था।
रॉकी की मदद करने के आरोप में उसके पिता बिंदी यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कोटा में बिहार के छात्र की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदनहीन बयान दिया है। नीतीश कुमार ने एक छात्र की मौत को आपसी लड़ाई कहकर पल्ला झाड़ लिया। कहा बिहारी ने बिहारी को ही मारा है। कल कोटा के बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी बिहार के छात्रों पर विवादित बयान दिया था। कहा बिहार के छात्र कोटा का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने बयान की निंदा की है। इसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। इस प्रकार की बात अगर उन्होंने सही में कहा है तो मैं स्वयं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। विधायक जी ने दिया है, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से उनकी अपनी निजी राय, अपनी निजी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पचा नहीं पा रही बिहार में, और इसलिए कभी वो जंगल राज की बात करते हैं, कभी वो बिहारियों पर इस प्रकार के कटाक्ष कसते हैं। 12 मई की रात कोटा के महावीर नगर में सत्यप्रकाश नाम के छात्र पर करीब 40 लोगों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने सत्यप्रकाश पर चाकू, सरिया और डंडों से हमला किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सत्यप्रकाश बिहार के नवादा का रहने वाला था। कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चिट्ठी लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। आतंकी संगठन आईएसआईएस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के बाद मचे हंगामे का फायदा उठाने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है आईएसआई से जुड़े संगठन जुनूद अल खलीफा हिंद के लिए युवकों की भर्ती करने वाले आशिक अहमद और उसके 2 साथियों के बयान से। एनआईए को दोनों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें जेएनयू और कन्हैया विवाद में हो रहे प्रदर्शनों में घुसकर मौके का फायदा उठाने के निर्देश मिले थे। प्रदर्शनों के दौरान गाड़ियां जलाने और तोड़फोड़ करने के लिए कहा गया था। पिछले दिनों जेएनयू में कन्हैया के स्टूडेंट मूवमेंट का फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस देश भर में दहशत फैलाने की प्लानिंग में था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनआईए द्वारा पकड़े गए आईएसआईएस के कुछ संदिग्धों से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है। एनआईए ने जुनूद अल खलीफा हिंद के आशिक अहमद, मोहम्मद अब्दुल अहद और मोहम्मद अफसल से पूछताछ की। आशिक ने बताया कि अहमद अली नाम के आतंकी ने 19 फरवरी को उससे संपर्क किया था। आशिक के मुताबिक अहमद अली ने कहा कि उन्हें छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहिए। आशिक के मुताबिक अहमद अली ने खुद को आतंकी संगठन अंसार उत तौहीद बिहाद अल हिंद का सरगना बताया था। एजेंसियों को शक है कि अहमद अली कोई और नहीं बल्कि भारत में आईएसआईएस का सरगना शफी अरमर है। माना जा रहा है कि वो हाल ही में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंहस्थ महाकुंभ के विचार सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए उम्मीद जताई कि इनसे निपटने में कुंभ दिशा देगा। आज विश्व 2 संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, दूसरी तरफ आतंकवाद। क्या उपाय है इसका? दूसरा जब कुंभ लगता था तो फिर से रिव्यू होता था। एक अद्भुत सामाजिक रचना थी ये, लेकिन धीरे 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 अनुभव यह आता है कि परंपरा तो रह जाती है, प्राण खो जाता है। विचार सम्मेलन में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। उज्जैन जिले के निनोरा गांव में विचार सम्मेलन की शुरुआत 12 मई को हुई थी। 3 दिनों के सम्मेलन की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की थी। विचार सम्मेलन में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री ने सिंहस्थ 2016 का घोषणा पत्र भी जारी किया। यौन उत्पीड़न के आरोपी पर्यावरणविद आर.के. पचौरी की मुश्किल बढ़ गई है। अदालत ने उनके खिलाफ केस चलाने के लिए सबूतों को पर्याप्त बताया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पचौरी के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। पचौरी को आरोपी के तौर पर अगली पेशी यानी 11 जुलाई को समन किया गया है। हालांकि अदालत ने चार्जशीट में से पचौरी पर लगी 2 धाराएं 506 और 354 को हटा दिया है। मिस्टर पचौरी को माननीय अदालत ने बुलाया है कि चार्जशीट की कॉपी उनको दी जाएगी और उनकी रेगुलर बेल पे कंसिडरेशन की जाएगी एंड केस अब आगे चलेगा। आर.के. पचौरी पर टेरी में काम करने वाली 26 साल की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 13 फरवरी 2015 को आर.के. पचौरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 21 मार्च 2015 को आर.के. पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी।
दिल्ली पुलिस ने 1 मार्च को पचौरी के खिलाफ 1400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। आरके पचौरी के खिलाफ कुछ दिनों पहले एक और महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूरोप की रहने वाली महिला ने दावा किया कि वो पचौरी की सेक्रेटरी रह चुकी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में रायन इंटरनेशनल स्कूल की बड़ी लापरवाही की वजह से एक बच्ची सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे की शिकार जिया के परिवार वालों और दूसरे अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैंपस में भी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 9 मई को तीसरी क्लास में पढ़ने वाली जिया को उसकी स्कूल बस ने सड़क के दूसरी तरफ उतार दिया। बस से उतरकर जिया जब सड़क पार कर रही थी तो उसे एक कार ने टक्कर मार दी। जिया को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहां आकर दूसरी साइड बस रुकी और बस में कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई कंडक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे बच्चे को उतार दिया वहीं, और बस से पीछे से वो अपने आप ही रोड क्रॉस करके आ रही थी, तो इतने में से कोई गाड़ी वाला हिट करके चला गया। इससे पहले दिल्ली में भी रायन स्कूल की लापरवाही का मामला सामने आया था। स्कूल की लापरवाही का और उस अननोन कार के खिलाफ कर लिया गया है और अभी तफ्तीश चल रही है। सामने आया था। जनवरी में दिल्ली के वसंत कुंज के रायन इंटरनेशनल स्कूल में पानी की टंकी में गिरने से 6 साल के दिव्यांश की मौत हो गई थी। दिव्यांश की मौत को लेकर उसके माता पिता ने रायन इंटरनेशनल स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। रायन स्कूल प्रशासन का कहना है कि जिस वक्त जिया सड़क पर पार कर रही थी उसके साथ एक टीचर भी थी, लेकिन बस से किसी बच्चे ने टीचर को आवाज लगाई तो वो वापस चली गई और इसी दौरान जिया के साथ हादसा हो गया।